हाय। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल, क्षारक और लवण, जिसमें अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। रासायनिक गुणधर्म में अम्ल और क्षारक के धात्विक और अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया पढ़ रहे थे। जहाँ पे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं हो गई थी। तो अगला है, हम लोग शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है कि अम्ल के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, सॉरी, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक है, देखो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं इनमें जो है अम्लीय गुण पाए जाते हैं। जैसे धात्विक ऑक्साइड में कैसे गुण पाए जाते थे? क्षारीय गुण। उसी प्रकार से अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उनके साथ अम्लीय गुण पाए जाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब समझ रहे हो? जैसे कोई अधातु होगा उसके साथ ऑक्सीजन मिला होगा, वही कहलाता है अधात्विक ऑक्साइड। जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है? अधातु है, इसके साथ ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, तो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात ये जो हो गया कार्बन क्या है? अधातु है, O2 ऑक्सीजन है, तो अधातु और ऑक्सीजन मिल गए, तो ये बन गया आधात्विक ऑक्साइड। आधातु और ऑक्सीजन मिलने पर क्या बन जाता है? आधात्विक ऑक्साइड। तो आधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, और उनके साथ कौन क्रिया कर रहा है? क्षार। तो क्षार जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? आप लोग को पता है ना, वही बनाएगा, अर्थात लवण और जल। ठीक है, अर्थात क्षारक जब है आधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एक ले लेते हैं क्षारक। क्षारक मतलब एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात CaOH का होल टॉइस, और प्लस लेते हैं एक आधात्विक ऑक्साइड, अर्थात यही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं CO2। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षारक जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। उत्पाद में किसका निर्माण करता है? लवण और जल का, अर्थात निर्माण कर लेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ये पहले से था, जगह नहीं लिख दिया गया। ठीक है, तो क्षारक जो है आधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक था, CO2 आधात्विक ऑक्साइड, इसके साथ क्रिया किया तो लवण और जल बना लिया, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, समझ में आया ना? ओके। अगला है जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, अर्थात जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक कैसे होते हैं। आप लोग को ये परिभाषा में ही अम्ल और क्षारक की डिफिनेशन बताया गया था कि जल की उपस्थिति में अम्ल कैसा आयन देता है? H+ आयन देता है, और क्षारक कैसा आयन देता है? OH- आयन देता है। पढ़े हैं ना आप लोग? पहले ही पढ़ा, आप लोग को पहले ही बता दिया गया था कि जलीय विलयन की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन देता है, और जलीय विलयन में क्षारक कैसा आयन देता है? OH- आयन देता है। वही चीज़ है, ठीक है, कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, तो वही है जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है। जल की उपस्थिति में अम्ल कैसा आयन देता है? H+ आयन देता है। और H+ आयन जो है ये तभी जो है स्थित होगा जब वो हाइड्रोनियम आयन देगा, अर्थात H3O+ पॉजिटिव, इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। यानी कि H+ आयन जो है तभी स्थिर अवस्था में होगा जब वो कैसा आयन दे देगा? हाइड्रोनियम आयन। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक जैसे अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जल की उपस्थिति में होगा, अर्थात H2O। ठीक, ये कब स्थिर होगा H पॉजिटिव? जब ये हाइड्रोनियम आयन देगा, अर्थात ये बना लेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हाइड्रोनियम आयन दिया ना, ये जो है अब स्थिर अवस्था में होगा। तो आप लोग कितना याद रखना है कि जल की उपस्थिति में H कैसा आयन देता है?
H पॉजिटिव आयन देता है। ठीक, और H पॉजिटिव आयन तभी स्थिर अवस्था में होगा जब वो कैसा आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। हाइड्रोनियम आयन का मतलब H3O पॉजिटिव। ठीक, अगला है क्षारक जल की उपस्थिति में। तो क्षारक जल की उपस्थिति में कैसा आयन देता है, OH माइनस आयन देता है ना। हाँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक क्षारक लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH। ये जल की उपस्थिति में कैसा आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। अर्थात यहाँ ले लेते हैं जल। ठीक है, NaOH जब जल की उपस्थिति में अपक्रिया करता है कैसा आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, अर्थात OH माइनस आयन। ये बना लेगा Na पॉजिटिव प्लस कैसा आयन दे देगा, OH माइनस आयन दे देगा। ठीक है, तो जल की उपस्थिति में अम्ल H पॉजिटिव आयन देता है और क्षारक OH माइनस आयन देता है। क्लियर। देखो, जल की उपस्थिति में जब हम लोग इस आयन लाने के लिए अर्थात H पॉजिटिव और OH माइनस आयन के लिए कोई अपक्रिया करते हैं तो इसको बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। सावधानी का मतलब है कि जल के साथ जब भी अम्ल क्षारक को मिलाते हैं तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे हमेशा जो है अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि मान लेते हैं ये कोई जो है बर्तन है, ठीक है, कोई फ्लास्क है, इसमें मान लेते हैं अम्ल है या क्षारक है। अम्ल और क्षारक में जल कभी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये आपको बहुत हानि पहुंचा सकता है। हानि का मतलब अम्ल और क्षारक जो होते हैं ये बहुत ही जो है ज्वलनशील होते हैं। ये आपके ऊपर भी आ सकते हैं, आपके हाथ पाँव को जला सकते हैं। तो अम्ल में जल नहीं रहना चाहिए बल्कि जल को, ठीक है, बल्कि जल में अम्ल या क्षारक को मिलाना चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, जल को अम्ल और क्षारक में नहीं मिलाना चाहिए बल्कि अम्ल और क्षारक को जल में मिलाना चाहिए, वो भी धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ये नहीं कि लाएं और एक कुछ मीटर भाग से डाल दिए, तुरंत आग लगेगी और आपका हाथ पाँव मुंह सब कुछ जल जाएगा क्योंकि बहुत ही ज्वलनशील होता है। हो सकता है कितना गर्म हो जाए कि जो कांच का बर्तन होता है यही टूट जाए और टूट के सारा का सारा जो भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं सब आपके ऊपर आ जाएं, हाथ 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 पे, मुंह पे, पैर पे, आपके शरीर पे जल जाएगा, तुरंत का तुरंत जलेगा। ठीक है, तो जो भी अम्ल और क्षार को जल में मिलाएंगे वह धीरे धीरे मिलाएंगे और जो जार होगा, जो कांच का बर्तन होगा, जो कांच का जार होगा, उसको हम लोग हिलाते रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हिलाते रहेंगे और अम्ल या क्षारक को धीरे धीरे जल में डालते रहेंगे। ठीक है, ये सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसा कभी मत करिए कि इसमें पहले ही अम्ल और क्षारक डाल दिए, उसके ऊपर से लगे पानी भराम से डाल दिए, तुरंत आग लगेगी और आपका हाथ पैर मुंह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये ठीक है, ये सावधानियाँ थी, ये आपको बरतनी चाहिए। हाँ, अगला है अम्ल व क्षारक की प्रबलता। अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। प्रबलता का मतलब जानते हो, प्रबलता का मतलब है कि उसकी पावर कितनी होती है, शक्ति, कैपेसिटी। ठीक है, कितना प्रबल होता है। तो कोई भी अम्ल और क्षारक की प्रबलता जो है उसके द्वारा उत्पन्न जो है H प्लस आयन या OH माइनस आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी अम्ल जितना H प्लस आयन की सांद्रता देगा वह उतना ही प्रबल होगा और कोई भी क्षारक जितना OH माइनस आयन की सांद्रता होगा वह उतना प्रबल होगा, वह उतना पावरफुल होगा। अरे बात समझ में ना। मतलब जो अम्ल जितना H प्लस आयन देगा वह उतना ही प्रबल होगा और कोई भी क्षारक जितना OH माइनस आयन देगा वह उतना ही प्रबल होगा। मतलब अम्ल और क्षारक की प्रबलता उनके आयनों पर निर्भर करती है। ठीक है, जितना H प्लस आयन देगा उतना ही अम्ल जो है उतना ही प्रबल होगा, उतना ही पावरफुल होगा और जो क्षारक जितना OH माइनस आयन देगा वह उतना ही पावरफुल होगा। तो अम्ल और क्षारकों की प्रबलता जो है उनके आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। आई बात समझ में ना। गुड। तो अम्ल और क्षारकों की प्रबलता किस पर निर्भर करता है, अम्ल और क्षारकों की प्रबलता
उनके आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जितना H+ आयन देगा उतना ही अम्लीय होगा, जितना OH- आयन देगा उतना ही वह क्षारीय होगा। ठीक। अम्ल व क्षारक की प्रबलता जो है एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात किया जाता है। सार्वत्रिक सार्वभौमिक सूचक क्या होता है? आपकी किताब में, आप लोग किताब में देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पास उतना कलर का पेन नहीं था, इसलिए मैं अच्छे से नहीं बना पाया हूँ। ये जो सूचक होता है एक मिश्रण होता है। ठीक है, अनेक सूचकों का एक क्या होता है, जो सार्वभौमिक सूचक होता है या सार्वत्रिक सूचक होता है, ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। मतलब यह जो हाइड्रोजन आयन होता है, देखो जो सांद्रता बताता है OH- आयन नहीं बताता है, बल्कि हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ ही बताता है कि वह अम्लीय है कि क्षारीय है। आगे बात समझ में? कौन बताता है? विलयन में जो सूचक होता है वह H+ ही बताता है, OH- नहीं बताता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक स्केल है, आप लोग किताब में अच्छे से देख के समझ लीजिएगा, जो ना समझ उसको पूछ लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा अच्छे से। यहाँ किताब में आप देखेंगे एक ऐसे स्केल बना होगा। ठीक है, इधर जो है सब जो है रेड कलर के होंगे अर्थात लाल होंगे, और इधर जो होगा वह जो है नीला होगा, और यहाँ बीच में आएंगे तो यहाँ पीला होगा, हल्का हरा होगा, फिर गहरा हरा होगा। ठीक है, ऐसा होगा कलर। और जो रीडिंग किया जाता है स्केल जो है पीएच, इसको पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है, जो रीडिंग किया जाता है 0 से 14 अर्थात 14 तक किया जाता है। ठीक है। हाँ, इधर आप देखेंगे बहुत ही, इधर जितना भी आएंगे बहुत ही रेड होता जाएगा, इधर जो आएंगे वह बहुत ही नीला होगा, बीच में जो है पीला होगा, हरा होगा, इधर आके बहुत ही हरा होगा, इधर बहुत ही पीला होगा। ऐसे रीडिंग होगा उसमें, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब लोग जानते हैं, मतलब जो जितना रेड होगा, जो जितना ही लाल होगा वह उतना ही अम्लीय होगा, जो जितना नीला होगा वो उतना ही क्षारीय होगा, और जहाँ पे पीला और हरा होंगे वहाँ पे दोनों के गुण पाए अर्थात अम्लीय भी होंगे और क्षारीय भी होंगे। अरे बात समझ में? यही होगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे एक नीचे और स्केल ऐसे बना होगा, पीएच स्केल बना होगा, मतलब यहाँ से आपको कलर किया होगा, यहाँ नीचे छोड़ा होगा, यहाँ ऊपर कुछ कलर होगा, मतलब यहाँ जो कलर होगा H+ होगा, जो छोड़ा होगा था जो वाइट कलर का होगा, जो सफ़ेद कलर का OH- होगा। जो 7 होता था, जो 7 होता है, ये बीच का पॉइंट होता है। यहाँ पे जो है जितना कलर होगा उतना ही सफ़ेद होगा, अर्थात ये बीच का पॉइंट होता है, अर्थात इसको उदासीन कहा जाता है। मतलब यहाँ अम्ल भी पाए जाते हैं और क्षार भी, दोनों के गुण बराबर होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, लवण होते हैं। अरे बस समझ ना? तो यहाँ आप लोग जितना इधर आएंगे उतना ही कलर होगा, मतलब H+ पॉजिटिव देगा। H+ का मतलब वो क्या, इसका उसमें कैसा गुण होगा, अम्लीय गुण होगा। इधर जब 7 के इधर आएंगे तो ज़्यादा सफ़ेद होगा और कलर कम होगा। ज़्यादा सफ़ेद का मतलब OH- आयन देगा, मतलब उसमें कैसा गुण होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। यहाँ हम लोग समझ लेते हैं, जैसे यदि पीएच, इसको पीएच स्केल कहा जाता है या पीएच मान कहा जाता है, यदि पीएच का मान 7 होगा, 7 के बराबर होगा तो वह कैसा होगा, उदासीन। यदि पीएच का मान 7 से कम होगा तो वह कैसा होगा, अम्लीय। इधर जितना भी आएंगे वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। यदि पीएच का मान 7 से अधिक होगा, जितना इधर 7 से इधर आएंगे वह कैसा होगा, क्षारीय होगा। और 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन। उदासीन का मतलब अम्ल और क्षारक दोनों के गुण बराबर पाए जाते हैं। यदि दोनों के गुण बराबर पाया जाएगा उसे क्या कहा जाता है, उदासीन। आए बात समझ में? देखिए आगे देख लेते हैं। अर्थात अगला है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच का फुल फॉर्म बहुत लोग पूछ लेते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखो हमारे शरीर, ठीक है, हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर जो है, हमारा बॉडी जो है, जो कार्य करता है किसके किसके बीच में करता है, 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है।
अर्थात यदि इससे 7 से कम होगा या 7.8 से अधिक पीएच मान होगा तो हम लोग किसी न किसी मतलब बीमार पड़ जाते हैं, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है हमारे अंदर। यदि पीएच मान 7 से 7.8 के बीच है तो हम स्वस्थ हैं, यदि इससे कम हुआ या अधिक हुआ तो हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई ना कोई बीमारी से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो कहलाता है अम्लीय वर्षा। यदि जो वर्षा होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो कैसा वर्षा कहलाता है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण ही जो ताजमहल है आज वह पीलापन उसमें आ जा रहा है, पीला पड़ गया है। पहले बहुत ही सफ़ेद था, पहले चमकता था, लेकिन अब उसमें पीलापन आ गया है। क्यों? क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण ही ऐसा वहाँ पे हुआ है। ठीक है, यदि पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा। अगला है, मुंह का पीएच मान 5.56 से कम हो जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का क्षय का मतलब है दांत जो है सड़ने लगते हैं, वो मतलब घिस घिस के टूटने लगते हैं। तो यदि कब कब ऐसा होता है? जब मुंह का पीएच मान 5.6 से कम होता है। 5.6 से 5.5 होता है। 5.5 से यदि कम होता है तो क्या होता है? अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो वह दांतों से अम्ल जो है क्रिया करने लगता है। जब दांतों से अभिक्रिया करता है तो उसको क्षय करना था, तो उसको तोड़ने लगता है, टूटने लगता है, वो सड़ने लगता है। ठीक है, वो वही होता है, यानी कि वो क्षय होने लगता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जब भी भोजन करते हैं रात को, भोजन करने के बाद तुरंत ही हम लोग यदि ब्रश कर लेते हैं तो जो पीएच मान होता है वह नहीं कम होने पाता है, अर्थात क्षारीय नहीं होने पाता है। ठीक, अगला है, मधुमक्खी जब डंक मारता है तो अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होता है। ठीक है, मधुमक्खी जब भी डंक मारता है तो एक अम्ल छोड़ देता है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, कैसा अम्ल छोड़ता है? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, मधुमक्खी जब भी डंक मारता है तो मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन और दर्द होता है। इन चीज़ों से बचने के लिए जब भी जहाँ डंक मारता है मधुमक्खी उसको साबुन से धुल देंगे। अगर हम साबुन से धुल दिया जाता है तो जो साबुन होता है उसमें क्षार पाया जाता है, तो क्षार जो है अम्ल से क्रिया करता है, मेथेनोइक अम्ल से क्रिया क्रिया करेगा। अब क्रिया करेगा तो उसके प्रभाव को कम कर देता है जिससे जलन और दर्द कम होने लगता है धीरे धीरे। ठीक, तो मधुमक्खी जब भी डंक मारता है कौन सा अम्ल छोड़ता है? मेथेनोइक अम्ल। समझ में आया ना? चलिए अगला है लास्ट पॉइंट, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात अच्छी उपज के लिए पौधे जो होते हैं, हर पौधों को पीएच मान जो होता है, हर पौधों को जो है पीएच मान होता है वह अलग अलग पीएच मान की आवश्यकता पड़ती है उनकी अच्छी उपज के लिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। कल हम लोग शुरू करेंगे लवण के बारे में, साल्ट के बारे में, साल्ट क्या होता है इसके बारे में। अब तक मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया था, कल शायद कल या परसों में, तो वो प्रॉब्लम था, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अर्थात लाइट नहीं आ रही थी तो मोबाइल चार्ज थे इसलिए नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।